जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक, किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक, चाहे ये जाता है वाटर, फूड या फिर कोई भी चीज़, या फिर रियल कांटेक्ट के थ्रू, फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू, तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स के तौर पर काम करती है, यानी कि उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स करती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ का काम होता है फाइट करना, किन के साथ, ये जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं और इन इन्वेडर्स को मारकर ख़त्म कर देना, ठीक। ये काम होता है किनका, एंटीबॉडीज़ का, जो रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस की जाती हैं हमारे बॉडी के थ्रू, ठीक। अब इसी चीज़ के मेथड के बेसिस पर वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि जो डेड और वीकन माइक्रोब्स होते हैं, वीकन्ड माइक्रोब्स, इन माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस, तो हमारी जो हेल्थी बॉडी होती है, हेल्थी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इनसे फाइट करने के लिए, इन इन्वेडर्स को किल करने के लिए, इन बैक्टीरिया और इन्वेडर्स को वो सुटेबल प्रोड्यूस करेगी, सुटेबल एंटीबॉडीज़। इट प्रोड्यूसेस सुटेबल एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़, अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये क्या होती हैं, एक बार अगर प्रोड्यूस हो जाएं तो हमारी बॉडी में फॉरएवर के लिए स्टोर हो जाती हैं। या आप ऐसा सोच लीजिए कि जब किसी बैंक के अंदर, जो हमारी बैंक है आरबीआई, अगर यहाँ पर एक बार कोई एक तरह का नोट प्रिंट होता है, ठीक, तो उस नोट के जो प्रिंट हैं, यानी कि जो उसकी एक छाप है, उसको बैंक के अंदर हमेशा के लिए क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। अब फर्दर इन फ्यूचर हमको इसी तरीके के नोट छापने हैं, तो हम इस छाप का यूज़ करके उन नोटों को दोबारा छाप सकते हैं। ऐसे क्या होते हैं, जो भी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, ये सब की सब क्या हो जाती हैं, इनकी जो प्रिंट है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब जब भी कुछ ऐसा वायरस या फिर कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो ये दोबारा से ये सी वाली कॉपीज़ क्या हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी, और वो तेज़ी से जाकर इस पर अटैक करती हैं और इसको ख़त्म कर देती हैं। तो जब कोई वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में दोबारा से, जो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन उसको अटैक करने के लिए जो उसको मार सकती हैं, ऐसी एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर पहले से रेडी होंगी। उनको जैसे ही पता चलेगा वो जाकर इस वायरस के ऊपर या इस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर देंगी और उसको क्या कर देंगे, हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही क्या करता है, सारी वैक्सीन काम करती हैं। वैक्सीन वर्क्स लाइक दिस। अब अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कौन कौन सी डिसीज़ हैं जिसके अंदर जनरली वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक। तो वैक्सीनेशन का यूज़ किया जाता है कॉलरा में। दूसरी होती है डिसीज़ जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं, वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, इसको एक नाम और देते हैं जिसको बोलते हैं हम टीबी, ओके। इसके बाद आती है स्मॉल पॉक्स, ठीक। इसके बाद आती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक गंदे पानी से होने वाली डिसीज़ है, ठीक, ये पानी में प्रेजेंट होती है। दिस ऑल द डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू द वैक्सीनेशन, कि अगर एक सुटेबल टाइम पर या सुटेबल एज पर वैक्सीनेशन अगर कराया जाए तो इन सभी डिसीज़ से बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। अब फर्दर हम बात करने वाले हैं कि इन 1798 पहली टाइम या फर्स्ट टाइम वन ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट vaccine, that was Edward Jenner. Edward Jenner. He was the first person who discovered the vaccine for smallpox. He discovered the vaccine for smallpox from the cow, and it was so much
रिलेवेंट एंड सो मच इंटरेस्टिंग। ठीक, जैसा आप जानते होंगे, हम जब बचपन में थे होते थे तो उस टाइम एक वैक्सीन चलती थी, ओरल वैक्सीन जिसको बोलते थे, वो पिलाई जाती थी प्लस पोलियो प्रोग्राम के बेसिस पर, ठीक। इट्स अ वन ऑफ द वायरल डिसीज़ जो ओरल वैक्सीन हुआ करती थी, ठीक। नाउ द वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोस्कोप्स, और ये सभी की सभी वैक्सीन जो होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं या बनाई जाती हैं, ऑलराइट। और इनको एक लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है टू इरेडिकेट द डिसीज़, they were produced at large scale. Now further हम डिस्कस करेंगे इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक और जो बेनिफिट है उसके बारे में, दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। बहुत बड़ा रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि सम बैक्टीरिया जो होते हैं इनका काम होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनके अंदर एक तो आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और साथ में इनके आते हैं साइनोबैक्टीरिया। दे कैन फिक्स atmospheric nitrogen. They can fix atmospheric nitrogen into organic compound. और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे मेक सॉइल फर्टाइल। These organic compound they have nitrogen makes the soil fertile, और इसी वजह से इन बैक्टीरियाज को बोलते हैं या इन माइक्रोब्स को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। इसमें कौन आते हैं? ब्लू ग्रीन और साइनोबैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरियाज या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की हम आगे बात करेंगे। सपोज़ करें आपके पास एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। हम जानते हैं जब कोई एनिमल मर जाए, उसकी डेथ हो जाए, कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन, और डेड प्लांट, या फिर यहाँ पर हम समझ सकते हैं वेजिटेबल वेस्ट, ये सभी की सभी को एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनको क्या करते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक। और डीकम्पोज करने के बाद इनको कन्वर्ट कर देते हैं मैन्योर में, और मैन्योर जो होते हैं सिंपल सब्सटेंस होते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, कहाँ से? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में, दे आर प्रोवाइड और फिनिश जो भी हार्मफुल मटेरियल है, हार्मफुल एंड स्मेली मटेरियल जैसे कि सब्सटेंस है, इनटू यूजफुल सिंपल सब्सटेंसेस। ऑलराइट, ये उनको यूज़फुल और सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, और ये सिंपल सब्सटेंसेस दोबारा से प्लांट्स के थ्रू अगेन एंड अगेन यूज़ कर लिए जाते हैं।
इसी तरीके से क्या होता है, ये प्रोसेस चलती रहती है और इससे ज़मीन की फर्टिलिटी भी बढ़ती है। और उसके साथ साथ जो हम सबसे ख़ास चीज़ देखेंगे वो ये कि यहाँ पर प्लांट्स को एज ए मैन्योर मिल जाते हैं। ऑलराइट, नाउ हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में। दोस्त वर लाइक हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में। हार्मफुल माइक्रोब्स, ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स जो है बेनिफिशियल हैं, सम ऑफ देम आर ऑल्सो हार्मफुल। ठीक, अगर हम इनमें बात करें तो जैसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं, कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो स्पॉइल कर देते हैं फूड को, वो ख़राब कर देते हैं लेदर और साथ में क्लोथ्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये क्या कर देते हैं, धीरे धीरे ख़राब कर देते हैं। दे ऑल्सो कॉज्ड डिसीज़, they also cause disease even in human, animals और प्लांट्स। इन सभी में ये क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज करते हैं। और जो भी ऐसे डिसीज़ को कॉज करेगा, दो सच माइक्रोब्स जो कहलाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग पैथोजन। यानी कि जिन माइक्रोब्स की वजह से कोई डिसीज़ कॉज होती है उसी को बोल देते हैं हम पैथोजन्स। अब ये हमारी बॉडी में पहुंचते कैसे हैं, तो ये गो थ्रू सम मीडियम्स। और वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है और फूड हो सकता है, बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन मीडियम्स। एक चीज़ बचती है हमारी, दैट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अगर हम किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आ जाएं जो पहले से क्या हो, इन्फेक्टेड हो, और उससे डिसीज़ जो है ट्रांसमिट हो जाए, वायरस या माइक्रोब्स जिनको हम पैथोजेंस कह रहे हैं यहाँ पर, वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाए हमारी बॉडी में। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट कहलाएगा। कोई भी डिसीज़ जो एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कांटेक्ट से एक से दूसरे इंसान में जाती है, उन सभी डिसीज़ के लिए एक टर्म यूज़ होता है, कम्युनिकेबल डिसीज़। इनको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ के नाम से बुलाया जाता है। अब कुछ जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनमें सबसे कॉमन जो डिसीज़ आती हैं वो आती हैं कॉलेरा, उसके साथ आती है कॉमन कोल्ड, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन डिसीज़ है। फिर आती है चिकन पॉक्स, और इवन उसके साथ आती है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। अब सपोज़ करें कुछ डिसीज़ कैसे फैलती हैं, इसको समझें आप। सपोज़ करें कोई पर्सन है और ही सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। तो ये सफरिंग पर्सन अगर स्नीज करे, यानी कि अगर वो छींकता है, तो उसके साथ बहुत सारी ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर, या फिर वाटर हम बोल सकते हैं। ये स्मॉल ड्रॉपलेट होती हैं मॉइस्चर की, और उसके साथ निकलते हैं वायरस विच कैन कॉज कॉमन कोल्ड। ठीक, अब अगर कोई हेल्थी इंसान जो कि हेल्थी है, पर्सन है, ऐसे इन्वायरमेंट में सांस लेता है जहाँ पर पहले से हमारे पास कॉमन कोल्ड के वायरस प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज़ द मीडियम बाय विच ए पर्सन इज़ बीइंग इन्फेक्टेड ड्यू टू व्हाट, क्योंकि वो उस जगह पर क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है। और कहाँ पे ब्रीथ कर रहा है, जहाँ पे पहले से ये वायरस प्रेजेंट है। ठीक, अब कौन कौन से प्रिवेंशंस हो सकते हैं जिससे हम दूसरे लोगों को इसके फैलने से बचा सकते हैं। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में एक बहुत कॉमन सी चीज़ आती है कि जब भी कोई इंसान इस बीमारी से पीड़ित हो या उसे ये बीमारी हो, तो वो अपने साथ हमेशा रखे कीप हैंडकरचीफ।
यानी कि एक कपड़े का रुमाल वो अपने साथ ख़ास तौर से रखे। और जब भी वो स्नीज करता है, तो अपने मुंह को कवर कर ले, मुंह कवर माउथ एंड नोज़ बाय दिस हैंकरचीफ। जिससे क्या होगा, जो वायरसेस हैं उनका स्प्रेड ठीक से नहीं हो पाएगा और इस तरीके से इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ठीक, अब आगे जो हम बात करने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में, उसे बोलते हैं हाउस फ्लाई। एक्चुअली हाउस फ्लाई क्या है, ये कैरियर है डिसीज़ का। अब ये किस तरीके से डिसीज़ को स्प्रेड करती है हम उसके बारे में बात करेंगे। सपोज़ करो हाउस फ्लाई किसी गार्बेज पे बैठती हो, और गार्बेज पे बैठने के बाद ये क्या करेगी, वहाँ की जो गंदगी है उसको अपनी बॉडी के ऊपर चिपका लेगी। ठीक, अब यही हाउस फ्लाई जाएगी और साफ़ सुथरे फूड पर बैठेगी। जब ये उस फूड पर बैठेगी तो जो भी जर्म्स और जो पैथोजेंस इसकी बॉडी पे चिपके हुए हैं वो कहाँ जाकर चिपक जाएंगे, खाने पर चिपक जाएंगे। और जब इस खाने को कोई हेल्थी पर्सन खाता है तो ये माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाते हैं, एंटर्ड कर जाते हैं। और जब भी माइक्रोब्स किसी की बॉडी में एंटर करते हैं तो वो क्या करेगा, वो इंसान फॉल सिक यानी कि बीमार पड़ जाएगा। अब इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी शुड कवर्ड फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। तो कॉन्टामिनेशन से बचाने के लिए हमको फूड को कहाँ रखना चाहिए, कवर करके रखना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी बीमारी ना फैले। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि और कौन से कैरियर्स हैं जो बीमारी को एक से दूसरे में फैलाते हैं। तो उसमें आती है पहली चीज़ हमारी फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज क्या है, एक मॉस्क्यूटो है, और इसका काम होता है कि ये इट इज़ अ कैरियर ऑफ द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। इट इज़ कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। ठीक, जब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है पैरासाइट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिज्म which are survive on any host for their need and causes disease। यानी किसी होस्ट पर रहेंगे, होस्ट का मतलब किसी इंसान जानवर पर रहेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, बीमारियों को फैलाएंगे अपनी नीड्स यानी कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये किसी ना किसी इंसान पर रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारी बीमारियों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक, अब जो मलेरिया का पैरासाइट होता है इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम एंड द प्लाज्मोडियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ। यानी कि ये यूनिसेलुलर होता है और ये क्या करता है, मच्छर के अंदर कैरियर के थ्रू मच्छर पे एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है जिसकी हमें यहाँ पे बात करना है वो है फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। ये भी क्या है, मच्छर है और ये भी क्या है, कैरियर है ऑफ डेंगू वायरस। यानी कि जो डेंगू वायरस होता है ये उसका कैरियर होता है, ये इसे एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंचा देता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इनके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं। तो इनके प्रिवेंशन में कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं गड्ढों में या किसी जगह पर पानी भर जाए
तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो इस पानी के ऊपर ही क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। तो पूरी पूरी कॉलोनियाँ होती हैं इनकी, जिसमें बहुत सारे अंडे होते हैं। ठीक, तो हमारा काम है कि इन पानी से भरी हुई जगहों को, पानी से भरी हुई जगहों को क्या कर दें, मट्टी से भर दें, जिससे ना ही इन जगहों पर वाटर होगा या वाटर स्टोर होगा और ना ही यहाँ पर मॉस्किटो की ब्रीडिंग होगी। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम मच्छरों की तादाद को कम कर सकते हैं। ऑलराइट, जो दूसरा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है, दैट इज़ कि जब भी हम सोए या फिर जहाँ पर ज़्यादा मॉस्किटोज़ हों, वहाँ पे हमको मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, स्प्रे और रिपेलेंट। ठीक, लेकिन जनरली क्या है, हमको यूज़ करना चाहिए मॉस्किटो, बिकॉज़ इट इज़ वेरी सिक्योर, और वैसे भी इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और हमको इनकी जनरेशन या फिर इनकी तादाद को बढ़ने से रोकने के लिए हमको इस्तेमाल करना चाहिए पानी को कलेक्ट ना होने देना। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो हमको बताएगा कि ह्यूमन डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनके कॉज्ड क्या हैं, इनके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या हैं, और हम इनके लिए कौन कौन से प्रिवेंशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ कौन सी डिसीज़, टीबी की, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। ऑलराइट, ये इसका ट्रांसमिशन का मोड जो है वो एयर होता है, कि एयर से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। इसी तरीके से बात करते हैं हम, दूसरी डिसीज़ है हमारे पास मेसल्स। ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है, एयर से फैलती है। ठीक, इसके बाद आती है चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से होने वाली डिसीज़ है, और ये फैलती है एयर और कांटेक्ट से, कि अगर कोई इंसान का कांटेक्ट है जिसको ऑलरेडी डिसीज़ है तब, या फिर एयर से। अगला आता है पोलियो। पोलियो भी एक वायरल डिसीज़ ही है, और ये फैलती है एयर प्लस वाटर से। ये सभी डिसीज़ जो हैं वो एयर कांटेक्ट और एयर वाटर से फैलने वाली हैं, यानी कि सबकी सब कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं बड़ी ही आसानी से। अगर इनकी प्रिवेंशन की बात करें तो पहली चीज़, जो भी इंसान इससे इन्फेक्टेड हो उसको आइसोलेट कर दिया जाए, यानी कि एक से दूसरे इंसान में फैलने से रोकने के लिए उसको दूसरे इंसानों से क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। साथ में जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है उनको भी उससे दूसरे इंसानों से अलग रखा जाए। ठीक, वैक्सीनेशन इंसान को दे देना चाहिए एट सुटेबल एज, जिससे क्या हो, फ्यूचर में इन बीमारियों से बचा जाए। तो जब वो उसकी सुटेबल एज हो तभी इंसान को वैक्सीनेशन दे देना चाहिए। जैसे आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग जिन इंसानों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको ये वैक्सीनेशन मिल जाना चाहिए पहले, जब उनकी एज इसके कैपेबल हो। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम कॉलरा की। अगर कॉलरा की बात करूं तो ये बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। ये होती है वाटर और फूड से, जब भी गंदा पानी या गंदा खाना खाया जाता है तो उनकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। दूसरी आती है हमारी टाइफॉइड। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है, और ये फैलती है गंदा पानी पीने से। इस कंडीशन में हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किस चीज़ पर, वो है हाइजीन, साफ़ सफाई, और साथ में ही गुड सैनिटरी हैबिट्स, ठीक, उसके साथ प्रॉपर कुक्ड फूड हो, साथ में इंसान को बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब रिक्वायरमेंट है तब इसकी वैक्सीन ले लेना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके।
अब बात करने वाले हैं हम अगली चीज़ की, वो है हमारे पास हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए फैलता है वायरस से, और वो भी गंदा पानी पीने से। तो नॉर्मली क्या होता है, वाटर के अंदर हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं, लेकिन इसके डिपेंड करते हैं कि इंसान कितना इम्यून है उससे, ठीक, जिसकी वजह से उसको बीमारी पे जल्दी होगी या देर से होगी। इसमें बात करते हैं, इसमें पीना चाहिए इंसान को ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और साथ में वैक्सीनेशन का भी ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। हेपेटाइटिस की वैक्सीन स्टार्टिंग में ही ले लेनी चाहिए। फिर बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। हम प्रोटोजोआ का नाम जानते हैं, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। और अगर हम इसके मोड की बात करें तो हम जानते हैं इसका मोड होता है मॉस्क्यूटो। ठीक। और इनसे बचने के तरीके हमको पहले से पता हैं कि हम मॉस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ही जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये कि जहाँ पर भी पानी कलेक्ट हो रहा हो वहाँ उन जगहों को ढक दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जिससे वहाँ पर मॉस्क्यूटोज़ की जो जनरेशन्स हैं या फिर जो मॉस्क्यूटो की कॉलोनी है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। ऑलराइट, अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। तो जब हम बात करते हैं कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिसीज़ ऑल्सो फैलाते हैं ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स में भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका जनरल एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक डिसीज़ का नाम है एंथ्रेक्स। ठीक, ये डिसीज़ नॉर्मली क्या होती है, बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से। अब इसकी ख़ास बात यह है कि ये ह्यूमन बीइंग में तो डिसीज़ फैलाती है, साथ में एनिमल्स में भी ये डिसीज़ फैलाती है। ठीक, और ये जिस बैक्टीरिया से होती है उसकी डिस्कवरी की थी 1876 में रॉबर्ट कोच ने। और जो इस बैक्टीरिया से ही होती है उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। इसकी वजह से ये होने वाली डिसीज़ है। इट्स वन ऑफ द डेंजरस डिसीज़ इन एनिमल्स। एक डिसीज़ आती है फुट एंड माउथ डिसीज़। ये डिसीज़ होती है एनिमल्स के अंदर। अब इसके अंदर ख़ास बात यह है कि ये डिसीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, और इसकी वजह से जो जानवर होते हैं उसके अंदर उनके मुंह सूज जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा छाले बन जाते हैं, या फिर पैरों में पैर सड़ने लगते हैं, और इसका रीज़न होता है वायरस। ये कुछ डिसीज़ हैं जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में होती हैं, कुछ जो एनिमल्स में होती हैं, और कुछ हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एनिमल्स में होती हैं। इसके साथ ही कुछ डिसीज़ ऐसी भी हैं जो प्लांट्स के अंदर हो जाती हैं। ये भी क्या होगी, इन्हीं माइक्रोब्स की वजह से होंगी। और जब किसी प्लांट्स यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट, राइस, पोटैटोज़ या फिर टमाटोज़ या शुगर केन, इनमें कोई भी बीमारी होगी तो इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उनके ईल्ड पर। ईल्ड मतलब यानी कि जो फसल की मात्रा होती है उस पर। और उसकी वजह से क्या होता है कि फसल की मात्रा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और समटाइम पूरी की पूरी फसलें भी क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अब इनको कंट्रोल करने के लिए जो भी माइक्रोब्स के अंदर ये माइक्रोब्स की वजह से डिसीज़ होती है, हम यूज़ करते हैं केमिकल्स का। ये केमिकल्स क्या करते हैं, उन माइक्रोब्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से डिसीज़ क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है इन प्लांट्स के अंदर। ठीक, कुछ डिसीज़ हैं जिनको हम नॉर्मली जानते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नींबू के अंदर एक डिसीज़ होती है सिट्रस कैंकर। जितने भी विटामिन सी वाले हैं या जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें ये डिसीज़ होती है। ठीक, और ये डिसीज़ होती है बाई बैक्टीरिया, और इसका स्प्रेड होता है थ्रू एयर।
एयर के थ्रू ये एक से दूसरे में फैलती रहती हैं। फिर बात करते हैं रस्ट ऑफ वीट। ये क्या होता है, एक येलो कलर का मटेरियल बन जाता है गेहूं की बालियों के ऊपर। जो गेहूं की बालीज होती हैं उनके ऊपर क्या होता है कि येलो कलर का मटेरियल बन जाता है, जिसको बोलते हैं रस्ट ऑफ आयरन। और ये रस्ट होती है फंजाई की, और ये फैलती है एयर या फिर पहले से ही कॉन्टामिनेटेड सीड्स हो, यानी कि सीड्स के ऊपर ही ये फंगस का मटेरियल प्रेजेंट हो तब। अगली डिसीज़ आती है जिसको बोलते हैं येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, और इसका दूसरा इम्पोर्टेंट नाम है जिसको बोलते हैं ओकरा। तो ये जो डिसीज़ है जिसमें येलो वेन्स हो जाती हैं, यानी कि पत्ते जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, येलो कलर के दिखाई देने लगते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरसेस, और इसका स्प्रेड जो होता है वो होता है इंसेक्ट से, यानी कि इंसेक्ट एक पौधे से दूसरा, दूसरे पौधे से तीसरा, तीसरे पौधे से चौथा, और इसी तरीके से क्या करते हैं, इस पूरी डिसीज़ को एक जगह से दूसरी जगह फैला देते हैं। ऑल राइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। जब भी तुम्हारे सामने फूड पॉइजनिंग का नाम आता है तो एक चीज़ जो हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि फूड पॉइजनिंग होती क्यों है। ऑलराइट, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई फूड मटेरियल है और हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और इस पर बहुत सारे माइक्रोब्स किसी ना किसी वे में आ गए, या तो गंदे बर्तन थे इस वजह से आ गए, या फिर जहाँ पर हमने रखा है वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा फ्लाइज, हाउस फ्लाइज या फिर गंदगी थी, इसकी वजह से क्या होता है, या धूल मिट्टी के साथ बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए। अब ये माइक्रोब्स के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि ये स्पॉइल कर देते हैं फूड को, और जो स्पॉइल्ड फूड होता है ये, अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल इसको खाता है तो ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, ठीक। और इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, और इसी वजह से क्या होता है, सम टाइम लोगों की मौत भी हो जाती है, ठीक। इट कॉजेज़ अ सीरियस डिसीज़, एक्चुअली द सीरियस स्टमक प्रॉब्लम्स। क्या होता है, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स को, जिन्हें बोल सकते हैं हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, ये क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी सब्सटेंस पर, जिससे क्या होता है, फूड पॉइजनस हो जाता है। और जब भी कोई इंसान इसको खाता है तो ये क्या करते हैं, उसके अंदर कॉज कर देते हैं सीरियस कंडीशंस ऑफ डेथ, कंडीशन जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान को नुकसान होता है, और सम टाइम ये भी देखा गया कि लोग इसकी वजह से मर जाते हैं अगर उनको टाइम पे इलाज ना मिले तो। अब इस चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके जो जनरल प्रिवेंशंस हैं, दोज वर लाइक कि फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, यानी कि हमको फूड को किस तरीके से हम स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं, उस चीज़ को समझें। तो पहले बात यह है कि स्पॉइल्ड फूड होता क्या है। स्पॉइल्ड फूड होता क्या है, ठीक। तो स्पॉइल्ड फूड के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, बैड स्मेल होनी चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो बैड टेस्ट। बैड स्मेल होनी चाहिए, बैड टेस्ट होना चाहिए, और फूड का क्या होता है, समटाइम कलर भी चेंज हो जाता है, यानी कि वो उस कलर का दिखाई नहीं देता जिस कलर का वो है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ केमिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और वो केमिकल मेथड जो है हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव का काम ही होता है टू स्टॉप
और किल द माइक्रोब्स। ऑलराइट, यानी कि स्टॉप कर देते हैं उनकी ग्रोथ को या फिर माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। ठीक, बहुत टाइम तक अगर ये लगे रहें तो, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट, इडिएबल ऑयल, ठीक, और साथ में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वही है जिसको हम विनेगर बोलते हैं। ऑलराइट, ये सब के सब इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, ये सब के सब इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। अगर हम बात करें पिकल की, तो पिकल के केस में क्या होता है, हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्ट एंड विनेगर, विनेगर एज प्रिजर्वेटिव, एज प्रिजर्वेटिव। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट फूड मटेरियल और पिकल फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के अटैक से क्या करता है, बचाए रखता है मटेरियल्स को। कुछ केमिकल्स भी हैं जिनका यूज़ किया जाता है और वो हम एज ए सॉल्ट यूज़ करते हैं, और वो सॉल्ट हैं, अगर मैं उनकी बात करूं यहाँ पर, तो वो है सोडियम, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, और दूसरा होता है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड। इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ करते हैं किस काम में, फूड को प्रिजर्व करने के लिए या फूड को पॉइजनिंग से बचाने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फूड मटेरियल्स को बचाया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं फूड को बेकार होने से बचाने के लिए बाय प्रिवेंशन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करके हम फूड मटेरियल को बचा सकते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सॉल्ट का यूज़ किया जाता है, यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट और प्रिजर्व, आंवला, रो मैंगो, मैंगोज, टमेरिंड एट्सेट्रा। साथ में जो सबसे ख़ास चीज़ें होती हैं जिसमें हम फ़िश का मतलब इसका मेन यूज़ है, वो है मीट को सिक्योर करने का। मीट्स में भी जो स्पेशल आता है वो आता है फ़िश, यानी कि फ़िशिश को आइस लगाने के बाद और सॉल्ट लगाने के बाद क्या किया जाता है, बहुत लंबे टाइम के लिए से प्रिजर्व कर दिया जा सकता है। इसके अलावा क्या करते हैं, शुगर का यूज़ भी होता है। शुगर का यूज़ करते हैं हम जेम्स, जेलीज़ एंड स्क्वेंसिस के लिए, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है, इसकी वजह से ये क्या करता है, बहुत टाइम तक सिक्योर रह सकता है। अब शुगर करती क्या है, ये क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा ये उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, जिससे क्या होता है, विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। और यही रीज़न है कि जिसमें शुगर ज़्यादा होती है वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस जगह पर और भी एक ख़ास चीज़ की, वो है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ठीक, तो हम जानते हैं जैसे कि पिकल के अंदर यूज़ किया जाता है ऑयल का, और इसका यूज़ से किया जाता है साथ में किसके अंदर, विनेगर के अंदर। ठीक, अब ये कौन कौन सी चीज़ों को बचा सकता है, तो उसकी चीज़ अंदर हो जाएंगी हमारी पिकल, दूसरा हो जाएगा हमारा वेजिटेबल, साथ में ये फ्रूट्स, फिश
मीट एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के अंदर क्या कर सकते हैं हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द फूड, यानी कि फूड के जो एक्सप्लॉइट होता है उससे हम इस चीज़ तरीके से चीज़ों को बचा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम चीज़ों को हीट करने के बाद सिक्योर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाय बॉइलिंग, हम बॉईल करते हैं जब किसी भी चीज़ को, तो उसके अंदर जो प्रेजेंस माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। बॉइलिंग किल्ड्स माइक्रोब्स। अब जब माइक्रोब्स किल्ड हो जाएंगे तो उसको अगर हम ढककर संभाल कर रखेंगे तो वो क्या होगी, एक लंबे टाइम के लिए क्या हो जाएगी, वो प्रिजर्व्ड हो जाएगी, जब तक कि उसमें दूसरे माइक्रोब्स एंटर ना कर जाएं। दूसरा तरीका होता है कोल्ड कंडीशन में लाने के लिए, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है। और जब टेम्परेचर लो होगा तो ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इस तरीके से माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, और वो बहुत तेज़ी से बढ़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको पता चलेगा कि यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, तो उसमें खाने का या फूड मटेरियल का ख़राब होने की संभावना क्या हो जाती है, कम होती जाती है। इसी वजह से फूड मटेरियल को कहाँ रखा जाता है, फ्रीज़ वगैरह में रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम पॉस्चराइज्ड मिल्क के बारे में। तो पॉस्चराइज्ड मिल्क जो होता है, इसमें जो सबसे ख़ास कंडीशन होती है कि पहले दूध को लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, अराउंड 15 से 30 सेकेंड, और एज द 15 to 30 सेकेंड फिनिश होते हैं, सडनली इस फूड मटेरियल को या फिर इस मिल्क को क्या कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे पहुंचा देते हैं। फिर इसकी पैकिंग कर दी जाती है, और ये पैक्ड फूड हमारे घरों में आता है और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये मिल्क को इसी तरीके से क्या किया जाता है, पॉस्चराइज्ड कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर के सारे माइक्रोब मर जाते हैं, और उसके बाद कूल डाउन कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए कि वो लंबे टाइम के लिए क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए या प्रिजर्व्ड हो जाए। इस प्रोसेस को जनरली बोला जाता है पॉस्चराइजेशन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लाउस पॉस्चर। ठीक, अब अगली कंडीशन आती है हमारी, यहाँ पे हम बात करेंगे स्टोरेज एंड पैकिंग। लेट्स स्टार्ट। अगर हम स्टोरेज एंड पैकिंग की बात करें तो हमने देखा होगा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और साथ में जो वेजिटेबल्स होते हैं, इनको क्या किया जाता है, सील्ड पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पर एयर की प्रेजेंस कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर माइक्रोब्स जो हैं आसानी से सांस भी नहीं ले सकते, और वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और वो नेचर के कांटेक्ट में नहीं रहता है फूड मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पॉलीथीन वगैरह के पैकेट में करते हैं, पॉलीथीन। ठीक, जिसकी वजह से क्या होते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती और ये फूड मटेरियल बहुत लंबे टाइम तक सिक्योर रहते हैं। अब बात करने वाले हैं हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑलराइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, जिसको हम, इन बैक्टीरिया को हम ऐसे बोल सकते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया दे वर लाइक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर फंगस। ठीक, उसमें जो सबसे ख़ास चीज़ आती है वो आती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं पल्सिस होती हैं,
ये पल्सिस बॉटनी के अंदर एक फैमिली के अंदर आते हैं जिनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक, अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट है, ठीक, रूट्स हैं, इसमें नोड्स पाई जाती हैं और इन नोड्स के अंदर एक फंगस रहता है जिसको बोलते हैं फंगस या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। एक एल्गी रहता है, साथ में समटाइम इसे फंगस के साथ रहता है, समटाइम बैक्टीरिया के साथ रहता है। ठीक, इसका नाम होता है बैक्टीरियम राइजोबियम। क्या नाम है इनका? बैक्टीरियम राइजोबियम। ठीक, और ये शो करते हैं सिम्बोटिक बिहेवियर या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। किसके साथ? विथ प्लांट्स। ठीक, अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को आसानी से समझने के लिए आप ऐसा सोचें कि ये एक टू वे प्रोसेस होती है कि अगर ये कोई दो इंडिविजुअल हैं तो इनमें से जो एक होगा वो कुछ देगा पहले वाले को और पहले वाला कुछ देगा बाद वाले को, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, ऐसे रिलेशन में है कि विन विन कंडीशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर जो, अगर हम इसको बोल देते हैं ये प्लांट है और ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है। ठीक, तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर नाइट्रेट्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नाइट्रेट में, और यही चीज़ें ये प्रोवाइड कर देता है किसको, प्लांट को। प्लांट जो भी फूड बनाता है वो दे देता है किसको, मतलब जो भी फूड वो अपने पूरी बॉडी में पहुँचाएगा वो पहुँचा देगा किसके पास, ऑल्सो इस बैक्टीरियम के पास। तो ये रिलेशन क्या है, विन विन कंडीशन है, इससे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो पाती है। ठीक, और प्लांट में जो है जो नाइट्रोजन है वो इन बैक्टीरिया की हेल्प से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि फिक्स हो जाती है। ठीक, इसमें जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस में वो आते हैं जैसे पीस वगैरह, पीस आती हैं जो कि एक दालों में से ही है, और बीन्स ये भी क्या है, एक दालों की कैटेगरी में है। नाइट्रोजन फिक्स होने का एक और रीज़न है, दैट इज़ समटाइम क्या होता है जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की वजह से भी क्या होता है, नाइट्रोजन N2 जो एटमॉस्फेयर की है वो कन्वर्ट हो जाती है और गेट इन थ्रू द सॉइल। इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बची है हमारे पास जिसको हमें समझना है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर एक तो बैक्टीरिया हो गए हमारे पास जो कैसे हैं, नाइट्रीफाइंग है। दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं डी नाइट्रीफाइंग। अब डी नाइट्रीफाइंग का केस जो है, इसमें क्या होता है कि इन बैक्टीरिया का काम है जो भी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, नाइट्रेट्स हैं, उनको क्या करना है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना। तो इनको बोलते हैं, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से इनको बोला जाता है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब इसके अंदर जो लास्ट चीज़ बची है जिसको हम अभी डिस्कस करके ख़त्म करेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो इसको हम यहाँ पे फिनिश कर कर ही बात ख़त्म करते हैं। सपोज़ करो आप जानते हो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन गैस है वो भी कितनी है, लगभग 78%। ऑलराइट, अब ये नाइट्रोजन जो है क्या करती है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया वो फिक्स कर देते हैं इसको, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारे पास, ये इसको फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, नाइट्रोजिनस
कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके इसको मिला देंगे किसमें, सॉइल के अंदर। अब ये रही हमारी सॉइल। अब सॉइल से क्या होता है, सॉइल से ये अपटेक होता है किसमें, प्लांट्स में, प्लांट्स में, यानी कि ये चीज़ प्लांट्स के अंदर चली जाती है। प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स, तो अब ये यहाँ से कहाँ चली जाएगी, एनिमल्स ईट्स प्लांट्स, तो यहाँ से ये चली जाएगी प्लांट्स के अंदर, ठीक। और जब ये प्लांट से एनिमल में जाएगी तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रेट करेंगे या फिर इनकी डेथ होती है। तो डेथ होने के बाद फिर से क्या हो जाता है, ये सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं डीकम्पोजिशन के पास, और यहाँ पे हमारे पास सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी चीज़ देख रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग, जिसकी वजह से क्या होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी इनटू सॉइल, ठीक। अब सपोज़ करो यहाँ पे सिर्फ वन वे है, कि हमने देखा कि भाई पहली चीज़ है हमारे पास कि कोई भी जो बैक्टीरिया है और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं वो कन्वर्ट करते हैं इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब सॉइल से गया, अपटेक हुआ प्लांट्स में, प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, और एनिमल्स से क्या हुए, उन्होंने या तो उनका नाइट्रोजन वेस्ट निकला है, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड, ठीक, या फिर वो उनकी डेथ हुई तो वो क्या मिल गए, सॉइल के अंदर मिले, और उनका डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद वो सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और प्रोसेस है जी चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो ख़ास तौर पे ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि समटाइम होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं सम ऑफ, ठीक। इन बैक्टीरिया का काम है कि जो भी नाइट्रोजीनस कंपाउंड हो, जीनस कंपाउंड हो, उनको कन्वर्ट करना इनटू नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट फ्रॉम सॉइल, और ये क्या कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर से एटमॉस्फेरिक गैस में। और यहाँ पर जब ये कन्वर्ट करते हैं तो एयर के अंदर N2 की 7-8% जो रहेगी वो मेंटेन रहती है, और ये साइकिल लगातार क्या होता है, चलता रहता है। अगर हम इस चैप्टर में बात करें ख़ास तौर से तो हम पाएंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो भी पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं दे ऑलवेज रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनसे कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो हमारी लाइफ जिनसे ज़्यादातर इफ़ेक्टेड रहती है। इन पॉइंट को समझने के बाद हम इतना जान चुके हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल, और अलोंग विद दैट they are also reason of the disease. In the next video we discuss further about the some other things. Thank you very much being the part of this video. Have a nice day.